नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। और आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत ही धमाकेदार बाइक के बारे में, एक ऐसा टू व्हीलर ब्रांड जो हमारे दिलों पे राज करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की। अब रॉयल एनफील्ड एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में आपको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप एक नाम है। हीरो होंडा की भले ही टैगलाइन रही हो कि ये है देश की धड़कन, लेकिन जब इसकी आवाज़ आप सुनेंगे तो वो है सच में धक धक देश की धड़कन। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या लगता है अच्छा वो आपके ऊपर है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। आज इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये बाइक कैसी है, चलाने में इसका राइड इंप्रेशन भी लेके देखेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 की, जो कि ट्विन सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ आती है। अब ट्विन सिलेंडर इंजन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, 2 सिलेंडर हैं जो कि 650 सीसी हैं दोनों मिला के, और ये सिंगल ओवरहेड केम शाफ्ट लिक्विड एंड एयर कूल्ड इंजन है। इसमें ट्विन एग्जॉस्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है जो कि अपने आप में ही एक हेड टर्नर है। अगर फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलते हैं। 18 इंच के फ्रंट व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि स्पोक व्हील्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है जो कि ABS इनेबल्ड है। तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। डुअल चैनल ABS होना इतनी भारी बाइक में ज़रूरी भी है क्योंकि आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, और ABS जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी अच्छी आपकी ब्रेकिंग होगी। बात करें अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सिंपल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, साथ ही टैकोमीटर देखने को मिलता है, कुछ वार्निंग लाइट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद ट्रिप A ट्रिप B ओडोमीटर और आपके जो भी अदर फीचर्स हैं वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें मिस करता हूँ, जैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी अगर इसमें होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक आपको पता होना चाहिए कि आप मेरी गाड़ी कितनी देर में इसका पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, एक अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाता है। अब बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो ये पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है जिसकी कैपेसिटी है लगभग 13.7 लीटर्स। अगर आप इसको तमीज़ से चलाते हैं, जो कि आप चलाने नहीं वाले, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा क्यों आप इसे तमीज़ से नहीं चलाएंगे, तो आप इस 13.7 लीटर से लगभग 150 से 180 किलोमीटर के बीच की माइलेज ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे को इसका एक ड्रॉबैक लगा है इस बाइक का, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक में इस हिसाब से ये टैंक जो है थोड़ा सा छोटा है। सीट जो है इसकी कस्टमाइज कराई हुई है, जो इसके साथ सीट आती है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जैसे आप ये स्लोप देख पा रहे हैं ऐसा उसमें नहीं है, वो एकदम प्लेन सीट होती है सीधी सी, तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको इसमें रियर में कॉइल स्प्रिंग वाले गैस चार्ज्ड सस्पेंशन सॉकर्स देखने को मिलते हैं, ये एडजस्टेबल हैं, फ्रंट वाले एडजस्टेबल नहीं है। उसके बाद ये कैरियर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये कैरियर आप देख रहे हैं तो ये जो है थोड़ा आफ्टर मार्केट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टडी है, आप चाहें तो आप भी लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में। तो ये कुछ है इस बाइक का ओवरऑल जो वॉक अराउंड है उसके बारे में। अब बाकी बात करते हैं इस बाइक के ओनर से, जानते हैं उनने ये बाइक क्यों ली और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। तो चलिए चलते हैं ओनर्स रिव्यू की तरफ। तो आइए मिलते हैं इस बाइक के ओनर अभ्युदय श्रीवास्तव से। सर, हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऑटो इन्फोटेक इस चैनल में आने के लिए। थैंक यू अजय जी। और दर्शकों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं अजय जी का बहुत पुराना मित्र हूँ, और ये कोई शौकिया ऑटो ब्लॉगर नहीं है। इन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हुई है और इनका पास बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स का, और ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने के लिए उन्होंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। सबसे पहले जानते हैं इस बाइक के बारे में कि आपने ये बाइक कब ली। अजय जी, मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गया ऐसे लिए हुए। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी, मतलब उसका अपडेटेड वर्जन 650 वाला, तो मैंने तभी तुरंत बुक कराई थी। ऑलमोस्ट 6 से 8 मंथ की वेटिंग के बाद मुझे मिल गई थी।
ओके, और ये कितने की पड़ी थी लगभग आपको उस समय? आई गेस ऑन रोड ये 3.5 लाख ऑलमोस्ट पड़ी थी, 3.5 लाख क्योंकि इसमें लेते ही आपको बहुत सारे काम करवाने पड़ते थे, जैसे इंजन गार्ड, ये क्रैश गार्ड पीछे। अगर ये ना हो तो आप पीछे बैठे वाला इंसान गिर सकता है अचानक से, क्योंकि स्पीड और पिकअप इतना ज़्यादा है, जी तो ये लेते ही लगाना पड़ेगा आपको। जी जी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको पीछे जो ये कैरियर है ये लगवाना, या बैक रेस्ट सपोर्ट जो है ये लगवाना इस बाइक में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच में इसका जो फील है, जो पंच है, जो टॉर्क है, जो पावर है, वो इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड पुश मिलेगा अगर सडन एक्सेलरेशन होता है तो। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सर। जो अब सीधी सी बात है, 3.5 लाख की आपने बाइक ली है, तो ये कोई ऐसे नॉर्मल कॉम्यूटिंग के लिए नहीं, शौक के लिए ही ली होगी, क्योंकि 3.5 लाख में कार्स भी आ जाती हैं इंडिया में। हाँ, ये तो है ना? है। तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, एक्चुअली मेरे घर वाले भी इसके बहुत वो थे कि इतने पैसे लगा रहे हो तो एक कार ही ले लो, पर उस पैसे में जो कार आएगी और इन पैसों में ये जो बाइक आ रही है ना, उसका बहुत डिफरेंस है। ये आज भी इतनी 3 साल हो गया, लेकिन आज भी मैं इसे कहीं खड़ी करता हूँ ना, तो 2-3 लोग आसपास के आ जाते हैं पूछने के लिए कि कौन सी बाइक है, कहाँ से ली, कब ली। तो इसका ये यूनिकनेस है जिसके लिए मैंने इसको ली थी, ये आज भी वैसा ही कायम है। जी, तो अब बात करते हैं इस बाइक की खूबियों के बारे में, कि आपको इसमें कुछ अच्छाइयाँ जो आपको महसूस हुई हों, जो लगा हो कि हाँ इस बाइक को लेके मुझे ये चीज़ें बहुत अलग मिली हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी स्पीड, मतलब आप जब इसको चलाओगे, आप कितने भी स्पीड को 120, 130, 140, आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आप इसके आगे नहीं जा सकती, या थ्रोटल में उसके बाद भी दम रहेगा कि आपको लगेगा कि अभी मैं चलाऊंगा तो और आगे जाएगी। जी। तो ये पावर आपको हर स्पीड पे फील करता है। सेकेंड थिंग, इसका जो लुक है अभी भी बहुत ही यूनिक लुक है इसका, और चलाने में इसका जो मज़ा है ना, हाईवे और ऐसी रोड पे बहुत ही अल्टीमेट है। मैं 3 बार यहाँ से लखनऊ 500 किलोमीटर के हाईवे पे जा चुका हूँ इस रोड से, और मुझे ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे ही लगे हर बार, 1-2 ब्रेक में पहुँचा हूँ। बस मुझे पेट्रोल भराने पड़ता है, क्योंकि टंकी बहुत छोटी है इसकी। तो ये देखिए, ये बहुत ही जेन्युइन सा आंसर दिया है कि टंकी बहुत ही छोटी है। यूजुअली ओनर्स कई बार कर जाते हैं कि नहीं बताते। और सर कुछ और अगर आपको ऐसा लगता हो कि इस बाइक में हाँ ये मस्त है या ये बहुत अच्छा है? इसको देख के मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि इससे कमर में दर्द हो जाता होगा, क्योंकि राइडिंग पोस्चर इसका ऐसा है। मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें कमर में कोई इश्यू नहीं है। आप कितनी लंबी राइड लो, कमर आपकी एकदम कंफर्टेबल रहेगी। दिक्कत आएगी आपके रेस्ट पे, क्योंकि आपका सारा प्रेशर बाइक का आपके रिस्ट पे पड़ता है। तो अगर आपकी रिस्ट मजबूत नहीं है तो ये आपको दिक्कत देने वाली है। अब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो कुछ ख़राब भी होंगी, ऑब्वियस सी बात बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ कमियां, जो ये चीज़ शायद अच्छी होती तो और सबसे अच्छा बड़ी होता? कमी इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। मतलब ये 11 लीटर का टैंक है, और ये बहुत कम है, क्योंकि इसका एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो 11 लीटर के टैंक में ऑलमोस्ट 150 से 180 किलोमीटर चलती है, जो कि आप किसी एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो तो आपको पेट्रोल के लिए फिर उतर करके ढूंढना पड़ेगा पंप, पेट्रोल फिर भराओ, फिर आगे बढ़ो। तो अगर आपकी 400-500 किलोमीटर की राइड है तो आप परेशान हो जाओगे पेट्रोल भराने के लिए, 2-3 बार भराने पड़ेंगे। एक तो ये कमी है। सेकेंड थिंग, और तो मुझे कुछ नहीं लगता। ओके, तो सबसे बड़ी कमी फ्यूल टैंक है सर के हिसाब से। जो मुझे लगा मैंने आपको बता ही दिया है। अगर मीटर में डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता तो वो इनडायरेक्टली इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आराम से पता चल जाता कि मेरी बाइक कितनी देर चलेगी और कितना फ्यूल इसमें बच रहा है, वो चीज़ें हो जाती। तो ये है इस बाइक के बारे में ओवरऑल। और सर आप रिकमेंड करेंगे इस बाइक को कि कस्टमर लेना चाहिए लोगों को या नहीं? सर ये मान लो ये कार में थार है, शौकिया हो तो लोगे, नहीं तो मतलब की नहीं है। सिटी बाइक नहीं है ये। आपको शौकिया हो, शौकिया चलाते हो तो उसके लिए बढ़िया है ये। ओके, बहुत ही जेन्युइन सा आंसर है। अब चलते हैं इस बाइक का राइड रिव्यू करते हैं। हालांकि मैंने इस बाइक को 200 किलोमीटर के आसपास चला दिया है पिछले 3-4 दिनों में। पिछले 3-4 दिनों से ये मेरे पास ही थी, अभ्युदय सर ने मेरे पास ही छोड़ दी थी। तो अब आइए इस बाइक को मैं चला के आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या बुरा लगा, जिससे आपको डिसीजन लेना और आसान हो जाए। तो चलिए चलते हैं। मित्रों चलिए आपको इस बाइक का एक राइड रिव्यू देता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले एक टर्न ले लेता हूँ, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से बता पाऊँगा। तो इस बाइक को जब आप चलाते हैं तो सबसे पहला जो फील मुझे आता है वो है पावर। 47 bhp की पावर है इस बाइक में। 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है। तो उस हिसाब से अगर मैं इस बाइक की बात करूँ ना, तो इसके पूरे बैंड में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि पावर लैग है। बात करूँ इसके सस्पेंशन की,
तो इसका सस्पेंशन, जो फ्रंट सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड में है। कैफ़े राइडर बाइक है, कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है, तो फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टर साइड है, जिसकी वजह से आपको कॉर्नरिंग में दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो बहुत ही शानदार है। मैं उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, क्योंकि सच में ये बाइक बहुत स्टेबल चलती है। मैंने इसको 140 तक भगाया है, और आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए ऐसा किया था। तो 140 तक इस बाइक ने कहीं पे भी मुझे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रेज़ किया। मतलब मेरे को कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये कंफर्टेबल नहीं है, या फिर ये मैं ऑफ बैलेंस हो रहा हूँ, या ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ इस बाइक की अच्छी है। इंजन परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो एक और बात बताना चाहूँगा कि जो पहले कॉन्टिनेंटल GT आती थी 535 2015-16 में, वो बाइक जो है उतनी रिफाइंड नहीं थी इंजन के मामले में। लेकिन इस बाइक का जो रिफाइनमेंट लेवल है ना, बहुत ही शानदार है। मतलब ट्रस्ट मी, इतना शानदार रिफाइनमेंट लेवल रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक में नहीं है अभी तक। अब जब ये मीटियोर में 350 सीसी का जो इंजन आया था सबसे पहले, उसके बाद जो ये 350 सेगमेंट को जो रिफाइन किया है रॉयल एनफील्ड ने, अभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए मैं इंजन को रेव कर रहा हूं, आप देखिए कहीं पे भी आपको वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है बहुत ही शानदार है। आप 100 की स्पीड टच कर लेते हैं लगभग 4000 RPM पे। ये चीज़ है इस बाइक की, जो कि मैं अभी आपको थोड़ा बहुत करके भी दिखाऊंगा। 80-90 तक हो सकता है, भगा के भी दिखाऊं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। लोअर एंड में जो टॉर्क है वो बहुत ही शानदार है। कैफे रेसर है। जो आपका पोस्चर है वो थोड़ा कमिटेड पोस्चर होता है, इसमें आप थोड़ा लीन फॉरवर्ड होके चलाते हैं। तो अगर आप कम हाइट के हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है आपको, क्योंकि जैसे मेरे हाथ ही हैं, थोड़े छोटे हैं, तो रीच करने में बाइक को बड़ी दिक्कत होती है। ये चीज़ मैंने इस बाइक को जब चलाया था तो महसूस किया है। आपके रिस्ट में, शोल्डर्स में, थोड़ा बहुत फोर आर्म्स में थोड़ा बहुत दर्द होगा, और क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से इसे चला रहा हूँ तो मुझे कंटिन्यूअस पेन होता है। तो ये चीज़ है। और बात करूँ अगर इसकी ब्रेक बाइट की, तो इसकी ब्रेक बाइट जो है ना बहुत ही बढ़िया है। मतलब डुअल चैनल ABS है, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, बट ऐसा भी नहीं है कि कहीं से ख़राब हो। मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। डुअल चैनल ABS है तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बाइक जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीज़ भी अच्छी है इस बाइक की। टायर्स की बात करूँ तो टायर्स जो हैं, मतलब उनकी ग्रिप कह लो और जो उनका कमांड है वो काफ़ी अच्छा है। पेरेली के टायर्स हैं तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे से चलते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अगर हो सकता था कि रियर टायर्स को थोड़ा और वाइड कर देते तो और अच्छा होता, लेकिन फिर वही बात है कि जो 13-14 का माइलेज आपको जनरली ये बाइक देती है, तो वो चीज़ जो है फिर आपके लिए और ज़्यादा ख़राब होती, क्योंकि जब चौड़े टायर्स होंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो माइलेज कम होगी। ग्रिप आपको मिलती लेकिन माइलेज कम हो जाती। तो ये चीज़ है। अगर मैं सीटिंग की बात करूँ तो इन्होंने ये जो है क्या कहते हैं, आफ्टर मार्केट सीट लगवाई है अभ्युदय ने। तो आफ्टर मार्केट सीट जो है इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। जो कंपनी से आती है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, टू बी फ्रैंक। वो चीज़ आपको करवानी पड़ेगी। आफ्टर मार्केट सीट तो ज़रूरी है इस बाइक के साथ लगवाना। अब मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो दिखाना चाहूँगा। ये मैं बाइक में ब्रेक लगाता हूँ, पहले गियर में हूँ इस समय। अब आप देखिएगा कि 0 to 80 ये कितनी जल्दी गेन करती है। हम 80 पहुँच गए, वो भी दूसरे ही गियर में। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि 80 किलोमीटर्स हम PT क्या, मैंने इसको 100 सेकेंड गियर में टच कराया है। एक अच्छी बात ये भी है कि आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। एक चीज़ ये भी है कि आपका जो 6th गियर है वो जो है वो 70 के पहले आप नहीं लगा सकते। मतलब 70 के पहले आप लगाएंगे तो आपकी बाइक जो है वो वाइब्रेट होगी, वो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देगी। ट्रांसमिशन की बात हो ही रही है तो इसमें स्लिपर क्लच आता है, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, बट बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा क्लच है, मतलब एंगेजिंग है। गियर शिफ्ट इतने क्रिस्प हैं। मैंने इतना अच्छा गियर जो ट्रांसमिशन है, गियर बॉक्स है, वो किसी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक में नहीं देगा। मतलब मैंने कभी भी, पता है, एक भी रॉन्ग गियर नहीं लगाया। अगर मुझे तीसरा लगाना है तो मैंने तीसरा ही लगाया है।
ये चीज़ अच्छी है। तो ऑल एंड ऑल इस बाइक की अगर मैं बात करूँ, आप सोच रहे होंगे तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये मशीन जो बनाई है रॉयल एनफील्ड ने, ये सच में काबिल तारीफ़ बनाई है। आपको मैं फिर से एक बार इसका 0 to 100 जो है वो करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर इस वीडियो को आज यहीं एंड करेंगे। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और अब देखिए मैंने इसको खड़ा किया और ये मैं पुल करना शुरू किया। आप देखिए तीसरे गियर में ही ये गाड़ी जो है 100 को टच कर जाती है बिना किसी तकलीफ़ के। आपको 140-50 भी चलानी है ना, अगर वैसे 120 से ऊपर का तो कोई एक्सप्रेसवे अभी तक इंडिया में है नहीं, लेकिन अगर आपको चलानी है तो सच में ये बाइक आपको कहीं से भी अंडर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होने देगी। एक चीज़ है कॉर्नरिंग, सॉफ्ट सस्पेंशन, थोड़ा कमिटेड पोस्चर, इतनी भारी बाइक तो कॉर्नरिंग में आपको दिक्कत होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी जो है ना इस बाइक की बहुत ही शानदार है। जो 1-2 कंप्लेंट्स हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका फ्यूल टैंक कम है, डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं है। मीटियोर जैसी बाइक में आपको गूगल मैप्स का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें नहीं है। वो चीज़ें होती तो और अच्छा होता, बट ये कैफ़े रेसर है। कैफ़े रेसर 1960s में जो है वो ऐसी बाइकें होती थी जिनको ओनर्स जो हैं अपने हिसाब से ट्यून करते थे उसकी पावर और स्पीड के लिए, जिससे वो एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े तक ईज़िली ट्रैवल कर सकें। अपने संडेज़ में वो कैफ़े टू कैफ़े ट्रैवल करते थे, खाते पीते थे, घूमते थे। तो ये था इस बाइक का कॉन्सेप्ट, और यही कुछ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही शानदार बाइक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बाइक को बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपका शौक़ है तो, क्योंकि 3.5-4 लाख की ये बाइक है, और हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता कि इतनी महंगी बाइक ले पाए। तो अगर आप लेना चाहते हैं, आपको शौक़ है, तो इस बाइक को बिल्कुल लीजिए। आपको कहीं से भी ये बाइक डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आपको लीन फॉरवर्ड होके चलाना पसंद नहीं है तो आप इसका इंटरसेप्टर वाला जो मॉडल है वो ले सकते हैं। वो थोड़ा अपराइट आपको चलाने में मदद करेगा बाइक को, क्योंकि उसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स इतना एंगेजिंग जो है, कमिटेड जो राइडिंग स्टांस है वो नहीं है उसमें, थोड़ा आप अपराइट बैठते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। अब आते हैं इस बाइक के वर्डिक्ट के बारे में। कॉन्स में मैं इसके प्राइस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इतने सारे फीचर्स, इतनी महंगी बाइक जो है आपको 2 सिलेंडर इंजन ट्विन एग्जॉस्ट के साथ मिलती है, तो उसका प्राइस जो है बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब इसके गुड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें पावरफुल इंजन मिलता है जो बढ़िया टॉर्क और बढ़िया पावर देता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एंगेजिंग पोस्चर मिलता है जिससे आपको बाइक चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद ये बाइक कंफर्टेबल है क्योंकि इसके सस्पेंशन वगैरह थोड़े सॉफ्ट हैं। हालांकि सीट जो है आपको आफ्टर मार्केट करवानी पड़ेगी, ये मैं कहूँगा। हेड टर्नर है ये बाइक, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाइक जो है उसकी जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ब्रेकिंग अच्छी है कंसिडरिंग द वेट ऑफ द बाइक, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। और आपको कॉन्फिडेंस रहता है जब आप बाइक को चला रहे होते हैं। अगर मैं इसके बैड्स की बात करूं या कॉन्स की बात करूं, तो जब इतनी महंगी बाइक है तो उसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी महंगी होती है। तो इसकी सर्विस कॉस्ट एक नॉर्मल कार से भी महंगी होती है। 8 से 10 हज़ार रुपये इसकी सर्विस में लग जाते हैं। जो क्लेम माइलेज है वो 25 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास है, लेकिन एक्चुअल में ये 15 से 20 के बीच में ही देती है, तो ये दिक्कत है। उसके बाद डिस्टेंस टू एम्प्टी या ट्रिपल नेविगेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। और कॉर्नरिंग में, क्योंकि इसके सस्पेंशन सॉफ्ट हैं, तो कॉर्नरिंग में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ये है ऑल एंड ऑल इस बाइक का वर्डिक्ट मेरी नज़रों में। हालांकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है तो इसको और लंबा नहीं करेंगे और यहीं पर इस वीडियो को विराम देंगे। बस आपको एक चीज़ करनी है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा, जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।